नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका अंतरिक्ष ज्ञान की उस दुनिया में जहां हर कहानी के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा होता है और हर दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। आज की कहानी कोई सुनी सुनाई हॉरर नहीं, ये एक सच्ची सी लगने वाली आप बीती है, ऐसी जिसमें डर अचानक नहीं आता, धीरे धीरे रेंगता है। पहले तुम्हें बस अजीब लगता है, फिर तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, और फिर एक दिन तुम्हें आईने में अपनी ही आंखें देखकर डर लगने लगता है। और हाँ साथियों, अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो अभी इसी पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष ज्ञान की कहानियां देखी नहीं जाती, झेली जाती हैं। और आज की कहानी आपको आखिरी तक बांध कर रखेगी। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूं उस लड़की से जिसने ये सब खुद झेला है। उसका नाम मैं यहां बदल कर बता रहा हूं, रितिका। रितिका एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और नौकरी की वजह से पुणे में रहती है, लेकिन उसका पुश्तैनी घर है पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास एक पुराने इलाके में, जहां रातें जल्दी उतरती हैं और बातें जल्दी दबा दी जाती हैं। रितिका के घर में एक पुराना कमरा था, ऐसा कमरा जिसे घर वाले कमरा नहीं कहते थे, बस इतना कहते, उधर मत जाना। उस कमरे में उसके दादाजी कभी कुछ करते थे। क्या करते थे ये कोई साफ शब्दों में नहीं बताता, बस इतना कहा जाता कि बाधा कटती थी, साया उतरता था और दुआएं लगती थीं। लेकिन उसी के साथ डर भी लगता था। दादाजी के जाने के बाद उस कमरे पर मोटा ताला लगा दिया गया और घर में नियम बन गया, अब यह कमरा बंद ही रहेगा। लेकिन इंसान जितना किसी चीज को छुपाता है, उतना ही वो चीज किसी और को बुलाती है। रितिका छुट्टी लेकर कई महीनों बाद घर पहुंची। घर की वही पुरानी गंध, वही गलियारा, वही चौखट और वही बंद कमरा जिसकी तरफ उसकी नजर बार बार जा रही थी। उसका छोटा भाई, जिसका नाम मैं बदलकर अभय बता रहा हूं, उससे बोला, दीदी अब तो दादाजी नहीं रहे, कमरा खाली है, चल आज देख लेते हैं, वैसे भी मम्मी पापा दिन में बाहर होंगे। रितिका ने पहले मना किया, लेकिन सच ये था कि उसके अंदर एक हल्की सी आग जल रही थी, जिज्ञासा की आग। वो ताले के पास पहुंची। ताला पुराना था, लेकिन जैसे ही चाबी घुमी, दरवाजे ने एक ऐसी आवाज की जैसे कोई बहुत समय बाद करवट बदले। दरवाजा खुला और कमरे के भीतर हवा नहीं, सीलन नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडी चुप्पी थी। ऐसी चुप्पी जिसमें सांसें भी धीमी हो जाती हैं। कमरे में कदम रखते ही रितिका ठिठक गई, क्योंकि कमरे में आईने थे, बहुत सारे, चारों तरफ, दीवारों पर, कोनों में, सामने, पीछे, जैसे कोई कमरा नहीं, आईनों का जंगल हो। कुछ आईने छोटे, कुछ बड़े, कुछ धुंधले, कुछ चमकीले, और बीच बीच में दादाजी का सामान, पीतल के बर्तन, कुछ अजीब रंग के पत्थर, मालाएं, एक पुरानी छड़ी और एक ऐसा संदूक जिस पर धूल जमी थी, लेकिन ताला नहीं था। रितिका की नजर उन सब चीजों पर गई, पर फिर भी उसका ध्यान खिंच गया एक खास आईने पर। वो आईना बाकी सब जैसा नहीं था। उसमें देखने पर रितिका को अपनी परछाई कुछ ज्यादा साफ, कुछ ज्यादा सुंदर लग रही थी, जैसे आईना नहीं, किसी ने उसकी तस्वीर को थोड़ा बेहतर बनाकर लौटा दिया हो। रितिका बस एक पल के लिए झुकी और फिर वो वहीं रुक गई। पहले उसने अपने बाल ठीक किए, फिर माथे की लट हटाई, फिर मुस्कुराई, और फिर मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि उसे लगा उसकी आंखें उसे देख नहीं रहीं।
उसकी आंखें किसी और को देख रही हैं। वो एकदम पीछे हटी, फिर भी नजर हट नहीं पाई, जैसे आईना उसकी गर्दन पकड़कर खींच रहा हो। उसे पता ही नहीं चला कब मिनट घंटे बन गए और तभी दरवाजा खुला। उसकी मां, जिसका नाम मैं बदलकर शारदा बता रहा हूं, अंदर आई और आते ही बोली, 2 घंटे से पूरे घर में ढूंढ रहे हैं और तू यहां बैठी है, चल बाहर। रितिका की सांस अटक गई। 2 घंटे? उसने हकला कर कहा। मां ने गुस्से में उसके सिर पर हल्की थपकी नहीं, इस बार सच में झटका दिया। हां, 2 घंटे, मजाक समझ रखा है क्या? रितिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा था वो बस कुछ मिनट ही आईने में देख रही थी। वो बाहर निकली, लेकिन उसके कदम भारी थे। घर का आंगन वही था, दिन वही था, मगर रितिका के भीतर कुछ बदल चुका था। उस शाम वो पिता के पास गई। पिता, जिनका नाम मैं बदलकर देवेन बता रहा हूं, ने जब उसकी बात सुनी तो उनकी आंखों में डर नहीं, एक पुरानी याद की छाया उतर आई। उन्होंने बस इतना कहा, तेरे दादाजी कुछ चीजें कैद करके रखते थे और हम नहीं जानते उस कमरे में कौन सी चीज के अंदर क्या बंद है, इसलिए अब उस कमरे के पास भी मत जाना। रितिका ने सिर हिलाया। वो मान गई, लेकिन मान जाने से डर खत्म नहीं होता साथियों। कभी कभी डर मान जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उसी रात रितिका को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। वो मुड़ी, कोई नहीं। फिर उसे लगा जैसे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने टॉर्च चलाई, कोई नहीं। और फिर जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे आईने वाली चमक उसके दिमाग के अंदर भी जल रही है। उस रात उसने पहली बार सपना देखा। वही कमरा, वही आईने, लेकिन इस बार हर आईने में उसकी परछाई नहीं थी। इस बार आईनों में साए थे और साए उसे बुला रहे थे। उस रात रितिका की नींद बार बार टूट रही थी। नींद और जागने के बीच की वो हालत जहां इंसान तय नहीं कर पाता कि जो दिख रहा है वो सपना है या हकीकत। कमरे की छत एकटक उसे घूर रही थी। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। रात के करीब 3 बजे रितिका की आंख अचानक खुल गई। कारण कोई आवाज नहीं थी, बस एक एहसास था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने करवट बदली। कमरे के कोने में रखा ड्रेसिंग मिरर हल्की सी चमक रहा था। रितिका ने मन ही मन खुद को समझाया, थकान है, बस थकान। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा जैसे शीशा खनकने की हल्की सी आवाज आई हो। तन, बहुत धीमी, लेकिन इतनी साफ कि दिल की धड़कन तेज हो जाए। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आईना अब भी वहीं था, पर इस बार उसकी परछाई कुछ देर से हिल रही थी। रितिका का दिल जैसे गले में आ गया। उसने अपना हाथ उठाया। आईने में हाथ 2 सेकंड बाद उठा। वो बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई। अब कोई शक नहीं बचा था। आईना साधारण नहीं था। वो पीछे हटी, लेकिन आईने में उसकी परछाई पीछे नहीं हटी। परछाई मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कान जो चेहरे से नहीं, आंखों से निकलती है। रितिका की आवाज गले में अटक गई। वो कुछ बोल नहीं पाई और तभी आईने में से उसकी ही आवाज आई, लेकिन लहजा उसका नहीं था। डर क्यों रही है? मैं तो तू ही हूं। रितिका का शरीर सुन्न हो गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। नहीं, ये शब्द उसके होंठों तक भी नहीं पहुंचा। आईने में मौजूद परछाई अब आगे झुक गई थी, जैसे शीशे की दीवार अब कोई रुकावट नहीं रही हो। तू वही है जो बनना चाहती थी। रितिका ने जोर से आंखें बंद कर ली और अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा खुलने की आवाज आई। बत्ती जली। मां सामने खड़ी थी। क्या हुआ? मां ने घबराकर पूछा। रितिका फर्श पर बैठी कांप रही थी। आईना अब बिल्कुल सामान्य था। कोई मुस्कान नहीं, कोई देरी नहीं, सिर्फ उसकी साधारण परछाई।
रितिका रो पड़ी। उसने सब कुछ मां को बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द बिखरते चले गए। मां ने उसे कसकर पकड़ लिया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर बस इतना कहा, कल सुबह उस कमरे में जाएंगे। सुबह हुई, धूप आई, घर में आवाजें थीं, लेकिन रितिका के भीतर रात अब भी जिंदा थी। वो दादाजी वाले कमरे में दोबारा गई। मां, पिता और अभय तीनों साथ थे। सब कुछ वैसा ही था, आईने, संदूक, छड़ी। लेकिन एक चीज बदली हुई थी। जिस आईने में रितिका ने खुद को अलग देखा था, उस पर अब हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ से, जैसे कोई शीशे को पार करने की कोशिश कर रहा हो। पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, दादाजी की लिखी हुई। पहले पन्ने पर लिखा था, आईना झूठ नहीं दिखाता, वो वही दिखाता है जो इंसान खुद से छुपाता है। रितिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसी पल उसे आईने में दिखी मुस्कान याद आ गई। वो मुस्कान उसकी नहीं थी, वो मुस्कान उसकी इच्छा की थी। और इच्छाएं जब आकार ले लेती हैं तो इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। पिता ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है तो इसे रोका जा सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। रितिका ने कांपती आवाज में पूछा, अगर न रोका तो? पिता ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार रितिका ने अपने पिता को डरते हुए देखा। तो आईना तुझे पूरी तरह अपना बना लेगा। और उसी पल कमरे के सभी आईनों में एक साथ रितिका की परछाई मुस्कुरा उठी। कमरे के सभी आईनों में एक साथ उभरी वो मुस्कान रितिका के लिए आखिरी चेतावनी थी। मां ने तुरंत उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। मत देख। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पकड़ मजबूत थी। पिता ने अभय को इशारे से बाहर भेजा। दरवाजा बंद हुआ और उस बंद कमरे में अब सिर्फ 3 लोग थे, रितिका, उसके माता पिता और आईने। पिता ने दादाजी की डायरी उठाई। उनके हाथ पहली बार कांप रहे थे। तुम्हें जो दिख रहा है, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, वो कोई भूत नहीं है, न आत्मा न पिशाच। वो तुम्हारा ही एक हिस्सा है जिसे आईने ने आवाज दी है। रितिका का सिर चकरा गया। मेरा हिस्सा? पिता ने डायरी खोल दी। पन्ने पुराने थे, स्याही धुंधली, लेकिन शब्द आज भी जिंदा थे। हर इंसान के भीतर एक छाया होती है, वो जो वो दुनिया को नहीं दिखाता। लालच, चाह, घमंड, अधूरी इच्छाएं। आईना उन्हें रूप देता है। रितिका को अचानक अपने पिछले कुछ साल याद आए। ऑफिस में अकेलापन, लोगों के बीच रहकर भी खालीपन। वो रितिका जो सबको मुस्कुराकर जवाब देती थी, और वो रितिका जो रात में खुद से सवाल करती थी, मैं और बेहतर क्यों नहीं हूं? पिता पढ़ते जा रहे थे। जब छाया को देखा जाता है और बार बार देखा जाता है तो वो मजबूत होने लगती है। मां की पकड़ ढीली पड़ गई। रितिका ने आंखें खोली। आईने अब शांत थे, लेकिन वो जानती थी वे सुन रहे हैं। पिता ने आखिरी पन्ना पलटा। मैंने इसे बांधने की कोशिश की, मंत्रों से नहीं, बल्कि अपने ही खून से। रितिका सन्न रह गई। खून? पिता की आवाज भर्रा गई। तेरे दादाजी ने हर आईने में अपनी उंगली काटकर निशान बनाया था। वो खून एक तरह की कीमत थी। रितिका को उस खास आईने पर बने हाथों के निशान याद आ गए। लेकिन उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। अगर दादाजी ने बांध दिया था तो अब? पिता ने डायरी बंद कर दी, क्योंकि बांधने वाला चला गया। उस पल कमरे का तापमान गिर गया। इतना नहीं कि ठंड लगे, इतना कि रूह सिकुड़ जाए।
आईनों पर हल्की हल्की दरारें उभरने लगीं, बहुत बारीक लेकिन बढ़ती हुई। और फिर उसी आईने में रितिका की परछाई फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गुस्से में थी। तुमने मुझे रोके रखा। आईने से आवाज आई, अब मेरी बारी है। रितिका का सिर दर्द से फटने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर दूसरी जिंदगी जीना चाहता हो। मां रो पड़ी। यह सब हमारी गलती है। पिता ने रितिका के कंधे पकड़ लिए। सुन, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कैसे? रितिका लगभग चीख पड़ी। पिता ने धीरे से कहा, दादाजी ने आखिर में लिखा था, अगर कभी छाया हावी होने लगे तो एक ही तरीका है। कौन सा? पिता ने उस आईने की तरफ देखा जिसमें परछाई सबसे साफ थी। आईने को तोड़ना नहीं है, उन्होंने निगलते हुए कहा। आईने में झांक कर छाया को पहचानना है। रितिका की सांसें तेज हो गईं। अगर तुम डरकर पीछे हटी, पिता ने जोड़ा, तो वो पूरी तरह तुम्हारी जगह ले लेगी। और तभी आईने में खड़ी परछाई ने अपने होंठ हिलाए। तैयार हो? रितिका को लगा यह सवाल आईने से नहीं, उसके अपने दिल से आया है। रितिका ने पहली बार महसूस किया कि डर बाहर नहीं था, डर उसके भीतर था। कमरे के बीचों बीच वो खड़ी थी, चारों तरफ आईने, और हर आईने में उसी का चेहरा। लेकिन हर चेहरे में एक हल्का सा फर्क था। किसी में आंखें ज्यादा तेज, किसी में होठ ज्यादा सख्त, किसी में मुस्कान ऐसी जैसी उसने कभी खुद को करने नहीं दी थी। पिता और मां दरवाजे के पास खड़े थे। वे जानते थे अब वे कुछ नहीं कर सकते। ये लड़ाई रितिका को अकेले लड़नी थी। वो उस खास आईने के सामने आकर रुकी जिससे सब शुरू हुआ था। आईने में खड़ी उसकी परछाई अब बिल्कुल साफ दिख रही थी। वो सिर्फ परछाई नहीं थी, वो रितिका थी जो कभी बनना चाहती थी और कभी बनने से डरती रही। देख रही है? आईने से आवाज आई, मैं कितनी पूरी हूं। रितिका के होंठ कांपने लगे। तू मैं नहीं है। परछाई हल्की सी हंसी। झूठ मत बोल, मैं वही हूं जो तू हर रात सोचती है। रितिका को अपने असफल रिश्ते याद आए। ऑफिस की वो शामें जब उसने खुद को छोटा महसूस किया। वो तुलना, वो जलन, वो दबा हुआ गुस्सा, सब कुछ जैसे आईने में बहकर आ रहा था। तू थक गई है, परछाई बोली। मुझे बाहर आने दे, मैं तेरे लिए सब आसान कर दूंगी। रितिका की आंखों में आंसू आ गए। और मेरी जगह? परछाई ने सिर झुकाया। तू यहीं रह जाएगी, आईने के अंदर। कमरे की दीवारें जैसे पास आती जा रही थीं। आईनों की दरारें बढ़ने लगीं। हवा भारी हो गई। रितिका ने आंखें बंद की। पिता की बात याद आई, छाया को पहचानो। उसने गहरी सांस ली और आईने में सीधे देखा। हां, उसने कांपती आवाज में कहा, तू मेरी है। परछाई ठिठक गई। तू मेरा गुस्सा है, मेरी अधूरी चाह, मेरी ईर्ष्या, मेरा अहंकार। रितिका की आवाज अब मजबूत हो रही थी। लेकिन तू, मैं पूरी नहीं है। आईने में पहली बार डर उभरा। मैं तुझे स्वीकार करती हूं, रितिका बोली, लेकिन तुझे राज करने नहीं दूंगी। उस पल आईने पर एक तेज चमक फैली, जैसे किसी ने भीतर से शीशा थपथपाया हो। परछाई चीख उठी। तू कमजोर है। रितिका ने सिर हिलाया। मैं इंसान हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, आईने में उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। लेकिन तभी पीछे वाले आईने से एक और आवाज आई। एक को पहचान लेने से बाकी अपने आप नहीं जाते। रितिका पलटी। अब सभी आईनों में अलग अलग परछाइयां थीं और हर परछाई उसे बुला रही थी। मां ने चीख कर कहा,
रितिका, बाहर आ जा। लेकिन रितिका जानती थी, अगर वो भागी तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कमरे के बीच खड़ी हो गई। अगर तुम सब मेरी हो, उसने ऊंची आवाज में कहा, तो आओ। और उसी पल सभी आईनों में दरारें एक साथ फैलने लगीं। कमरा कांप उठा और दादाजी की डायरी अपने आप खुल गई। कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं रहा था, वो एक सीमा बन चुका था, दो दुनियाओं के बीच की सीमा। जैसे ही दादाजी की डायरी अपने आप खुली, पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगे। कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी कागज हिल रहे थे। रितिका की नजर उस आखिरी अध्याय पर अटक गई जिसे अब तक किसी ने पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। उस पन्ने पर दादाजी की लिखावट बदली हुई थी, साफ नहीं बल्कि कांपती हुई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है छाया ने दरवाजा खोल लिया है। रितिका की सांसें तेज हो गईं। पन्ना आगे बढ़ा। मैंने इसे बांधा नहीं था, मैंने इसे समझौते में रखा था। मां सन्न रह गई। समझौता? पिता की आंखों में अपराध उतर आया। उन्हें शायद ये बात पहले से पता थी, या वे जानना नहीं चाहते थे। डायरी में आगे लिखा था, छाया को नष्ट नहीं किया जा सकता। जो अपने भीतर पैदा होती है वो बाहर से नहीं मारी जाती। रितिका को अपने चारों ओर खड़े आईनों की याद आई। हर आईना उसके भीतर के किसी हिस्से को दर्शाता था। मैंने हर पीढ़ी से एक इंसान को चुना जो इसे संभाल सके। रितिका का गला सूख गया। इस बार छाया ने खुद को चुन लिया है। कमरे में अचानक एक शोर की आवाज गूंजी। कड़क। एक आईना टूट गया। कांच के टुकड़े जमीन पर गिरे, लेकिन आवाज खत्म नहीं हुई। दूसरा आईना, फिर तीसरा। हर टूटते आईने के साथ रितिका के भीतर एक स्मृति टूट रही थी। उसका बचपन, उसकी मासूम हंसी, वो भरोसा। आईनों के भीतर से सारी परछाइयां बाहर आने लगीं। वे अब शीशे में कैद नहीं थीं। कमरे में रितिका जैसी कई आकृतियां खड़ी थीं, कुछ रोती हुई, कुछ गुस्से में, कुछ बेहद शांत, और बीच में वो परछाई जिससे सब शुरू हुआ था। अब समझी? उसने मुस्कुराकर कहा। तेरे दादाजी ने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे भूखा रखा। रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। और भूखी चीज? परछाई ने फुसफुसाकर कहा। जब आजाद होती है तो सब निकल जाती है। मां रोते हुए आगे बढ़ी। बस कर, मेरी बेटी को छोड़ दे। परछाई ने मां की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, ईर्ष्या थी। तुम सबने इसे अच्छा बनने की सीख दी, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि अंधेरे से कैसे निपटते हैं। रितिका को अचानक एक बात समझ में आई। यह सिर्फ उसका डर नहीं था, यह उसके घर का डर था। पीढ़ियों से दबाया गया, पीढ़ियों से छुपाया गया। उसने टूटे आईने का एक टुकड़ा उठाया। कांच उसकी हथेली में चुभा, खून बहने लगा, पर रितिका मुस्कुरा रही थी। दादाजी ने खून से समझौता किया था। उसने धीमे से कहा, मैं सच से करूंगी। उसने कांच के टुकड़े को अपने सामने रखा। उसमें अब सिर्फ एक चेहरा था, उसका, और उस चेहरे में डर नहीं था। कमरा अचानक शांत हो गया। परछाइयां ठिठक गईं। ये संभव नहीं, परछाई बुदबुदाई। रितिका ने आखिरी बार आईनों की तरफ देखा और अपनी हथेली जमीन पर रख दी। खून की एक बूंद फर्श पर गिरी और उसी पल घर की बुनियाद कांप उठी। खून की वो एक बूंद जमीन पर गिरी नहीं थी, वो किसी समझौते की मोहर थी। जिस पल रितिका की हथेली फर्श से लगी, कमरे के भीतर एक भारी सी गूंज उठी। ऐसी गूंज जैसे बहुत पुरानी कोई चीज आखिरी सांस ले रही हो। आईनों से निकली परछाइयां एक एक कर ठहरने लगीं। उनके चेहरे बदलने लगे। अब वे डरावनी नहीं लग रही थी, वे थकी हुई लग रही थीं, जैसे सदियों से किसी के भीतर कैद रही हों। वो मुख्य परछाई धीरे धीरे रितिका के सामने आई। अब उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न घमंड,
बस एक सवाल, अगर मैं चली गई, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, तो तू अधूरी रह जाएगी। रितिका ने पहली बार डर के बिना उसकी आंखों में देखा। नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं अब पूरी हूं। परछाई मुस्कुराई। इस बार वो मुस्कान जहरीली नहीं थी, वो विदा की मुस्कान थी। एक तेज रोशनी फैली। आईनों की बची हुई दरारें अपने आप भरने लगीं। जो टूट चुके थे वे धूल में बदल गए। और फिर कमरा खाली हो गया। न आईना, न परछाई, न ठंड, बस रितिका और उसके माता पिता। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। पिता की आंखों से बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। घर वही था, लेकिन कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। उस दिन के बाद दादाजी वाला कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार ताले से नहीं, समझ से। रितिका कुछ हफ्तों बाद पुणे लौट गई। उसकी जिंदगी बाहर से पहले जैसी ही लगती थी, ऑफिस, लोग, काम, लेकिन अंदर वो अब खुद से नहीं भागती थी। आईने के सामने खड़े होकर वो अब सवाल नहीं करती थी, मैं काम क्यों हूं? वो बस कहती थी, मैं इंसान हूं। कभी कभी रात को जब कमरा बहुत शांत होता है तो उसे लगता है जैसे आईना उसे देख रहा है, लेकिन अब आईना मुस्कुराता नहीं, वो बस प्रतिबिंब दिखाता है। और रितिका जानती है, डर बाहर नहीं था, डर को पहचानना ही सबसे बड़ा साहस था। हर घर में एक ऐसा कमरा होता है जिसमें हम नहीं जाना चाहते। हर इंसान के भीतर एक ऐसा आईना होता है जिसमें वो खुद को सच में देखने से डरता है। याद रखिए, जो छुपाया जाता है वही सबसे खतरनाक बनता है। अगर ये कहानी आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंतरिक्ष ज्ञान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और के घर की नहीं, आपके अपने मन की हो।